हुकूमत ने अपना ही बुलाया हुआ जॉइंट सेशन वज़ीर-ए-आज़म साहब भागने पे मजबूर हो गया। हमने जो नैब ऑर्डिनेंस का साजिश है, जो EVMs इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करने का साजिश है, अब तक उसको नाकाम करवाया है। आजकल पार्लियामेंट में पूरी कौम को जिस दुश्वारी का सामना है, पोजीशन वहाँ पर एक बड़ा मुत्तहिदा और मुत्तफ़क़ा किरदार अदा कर रही है। जाली हुकूमत को उसको इंतखाबात में, इलेक्शन में इस्लाहात करने का कोई हक़ नहीं पहुँचता। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी थी, उसका आज का इजलास जो था वो मईशत और महंगाई के ऊपर फोकस, जहाँ एक जो सैलरीड क्लास है वो उसको महंगाई की शिद्दत महसूस हो रही है, वहीं पर बहुत सारे दूसरे हमारे तबकात हैं जिनकी आमदनी में खातर खा इजाफा हुआ है। वो तबकात जो महंगाई से उसके शिकंजे में फंसे हैं, उनको हम वो सहूलियात जो हुकूमत इस वक्त दे सकती है वो हम उनको वहम पहुँचाएँ, जिससे उनकी जो महंगाई की शिद्दत है उसका वो अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कहा यह जाता है कि सियासत में कुछ भी हर्फ आखिर नहीं होता। सियासत में मुमकिनात के बीच में रह के इक़दामात किए जाते हैं, फ़ैसले किए जाते हैं, पॉलिसी साजी की जाती है, और इसी का एक रिफ्लेक्शन आज हमने देखा है कि PDM की वजह से जो पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब जो कि PDM के सदर भी हैं, JUI के भी सरबराह हैं, उनके दरमियान एक हमने दूरी देखी थी, फासले पैदा हो चुके थे। आज बिलावल भुट्टो साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने मौलाना साहब के घर जो है वो तशरीफ़ लाए, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई और इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जो है वो मिल के हुकूमत का मुकाबला करेगी, चाहे वो कानून साजी के हवाले से हो या डे टू डे मैटर्स के हवाले से हो, फैसला साजी के हवाले से हो। उन तमाम जो फैसले होंगे हुकूमत के या कानून साजी होगी, उसका मुकाबला किया जाएगा। क्योंकि देखा यह जा रहा था कि काफ़ी दूरियां पैदा हो गई थी मौलाना साहब के दरमियान अभी, और PMLN के दरमियान भी, पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान भी। लेकिन इसके दौरान हमने ये देखा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN भी पार्लियामेंट की प्लेटफॉर्म के ऊपर एक दूसरे के करीब आते रहे और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे लेजिस्लेशन के हवाले से हों या कोई दूसरी पॉलिसी इश्यूज हों गवर्नमेंट के, उसके ऊपर उन्होंने इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की। आज भी जो मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने वो यही बात कर रहे थे कि PDM के हवाले से कोई बात नहीं हुई। अब मालूम नहीं कि PDM में पीपल्स पार्टी जो है वह शामिल होगी या नहीं, लेकिन पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर ये बिल्कुल वाज़े दिखाई दे रहा है कि अपोजिशन जो है वो इकट्ठी है। दूसरी जानिब कोर कमेटी का इजलास जो है वो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसकी सरबराही की और मुशावरत की है पार्टी के सीनियर ओहदेदारान से, जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे, चीफ मिनिस्टर KP, गवर्नर KP पंजाब, बलूचिस्तान और बाकी जो आम करता धरता लोग हैं पार्टी के, और उनसे उन्होंने कानून साजी के हवाले से, ख़ासकर ये जो मुश्तरका इजलास हुकूमत को मनसूख करना पड़ा, उसको अब ये बताया जा रहा है कि बाबर अवान साहब ने कल मीडिया से एक लंबी चौड़ी जो है एक बातचीत की और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये सारे बिल जो हैं बुनियादी तौर पे हैं क्या। दो इम्पॉर्टेंट बिल जो हैं इन तमाम बिलों में जो बताया जाता है कि 30 के करीब हैं, जिनको मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से हुकूमत जो है पास करवाना चाहती है। एक तो इस्लाहात हैं इलेक्शन की, जिसमें EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट शामिल है, और दूसरा नैब के हवाले से। इन तमाम इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, फॉर्मर अपोजिशन लीडर भी हैं सिंध के अपनी पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपका शमीम नकवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया जी। सहर कामरान साहबा, सेनेटर, फॉर्मर सेनेटर, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपका भी मैडम, आपने हमें टाइम दिया। जनाब इजाज़ुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, आपका भी इजाज़त साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं सहर कामरान साहबा आपसे। मुझे ये बताइएगा कि ये कैसे बर्फ़ पिघलने लगी और अपोजिशन जो है वो करीब आ रही है, ख़ासकर चूँकि मौलाना साहब PDM को रिप्रेजेंट करते थे, जिन्होंने आप लोगों को एक दस्तावेज़ इशू की थी, एक्सप्लेनेशन आपसे मांगी थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था। क्या
पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का दोबारा से हिस्सा बनने जा रही है? देखिए वहीद, अगर आप मेरे तमाम स्टेटमेंट्स जब से ये पीडीएम बनी थी और उसके बाद जब ये हमारे थोड़े से फासले नजर आए तब से सुने, तो मैंने तब से एक ही बात की है कि जब भी पार्लियामेंट के अंदर कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन होगी जो कि मुल्क के मफाद में होगी तो आपको अपोजिशन जमातें इकट्ठी नजर आएंगी। और इसका मुजाहरा हमने उस दिन भी देखा जिस दिन लीडर ऑफ अपोजिशन के मामले पे इख्तलाफ था। पहली बात ये थी कि इख्तलाफ कोई जाती नहीं था, वो स्ट्रेटेजी के ऊपर था। और ये वक्त ने साबित किया कि पीपल्स पार्टी जो कह रही थी कि आप जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस जो है उनको पहले आप जो है वो इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है इस्तीफों की बात आए, तो मुझे ये लगता है कि वो पीपल्स पार्टी की दूरअंदेशी थी, क्योंकि हम जो है जमहूरी निज़ाम के तसलसल पे और जमहूरी निज़ाम के इस्तेकाम पे बिल्कुल यकीन रखते हैं और हम ये चाहते थे कि जो भी चीज़ हो वो उसी तरीके से हो जो जमहूरी दायरे में हो। और नो कॉन्फिडेंस मूव एक ऐसा जो है समझती हूँ कि एक ऐसा ऑप्शन था जो कि इफेक्टिव भी था। लेकिन बहरहाल उस वक्त जो है उस पर इख्तलाफ और हो सकता है, दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। यही बात मैं पहले दिन से कह रही थी और यही मैं आज कह रही हूँ कि आपने ये देखा कि ऐसा वक्त भी था जब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपोजिशन एक दूसरे की एक हुकूमत में थी, एक अपोजिशन में थी, लेकिन जब नेशनल एक्शन प्लान की बात हुई तो हम साथ बैठे थे। इसी तरीके से फिर मैं दोबारा इस बात का जिक्र जरूर करती हूँ कि सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद भी आपने देखा। अच्छा सैर साहब, आप लोग जो हैं पीपल्स पार्टी जो है वो एक, मैं इसको क्या कहूँगा, मॉडरेट अप्रोच कहें या इसको कंसोलिएटरी अप्रोच कहें, कि आप लोग इस हुकूमत का खात्मा यानी इमीडिएटली नहीं चाहते? दिस इज व्हाट पीपल्स पार्टी वांट्स? नहीं, बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल वही चाहते हैं, क्योंकि आज एक ऐसा वक्त आ गया है जब पाकिस्तान की अवाम सफर कर रही है। क्योंकि शायद जो इनकी ना तजुर्बेकारी थी, ना अहली थी, या नालायकी थी, या गैर संजीदगी थी, या फोकस जो है वो सिर्फ एक इंतकामी सियासत पे था, उसका जो आज मलबा है वो पाकिस्तान की अवाम ठीक हो गया। लेकिन तरीकेकार के ऊपर आप लोगों को इतराज था। नकवी साहब, पीडीएम अपोजिशन जो है इस सूरत हाल में, आज जो बिलावल साहब की मुलाकात भी हुई है, डू यू थिंक कि आप लोग जो भी लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, एक तो खुद ही आप लोगों ने उसको मौखर कर दिया क्योंकि आप लोग कंसल्टेशन कोई मजीद करना चाह रहे थे अपोजिशन के साथ भी, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई खतरा तो नहीं है आपके लिए? देखिए, ये अपनी जगह एक हकीकत है कि पाकिस्तान तरीके मेजॉरिटी देखी रखती है असेंबली के अंदर, और उसके साथ उसके अलाइज मिलते हैं तो मेजॉरिटी बनती है। जब भी ऐसी कोई मखलूत हुकूमत होती है, उस हुकूमत को बड़ी एहतियात के साथ चलना पड़ता है, इस पर कोई दो राय नहीं। जहां तक एज ए इलेक्टोरल अलायंस या एज अ पार्टी आउटसाइड दी हाउस की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ वहाँ हमारा इतना खतरा नहीं है, इससे कि बाजी के अंदर भी और मुस्तकबिल में भी। ये कोई, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो सकते हैं। इससे कि प्लेटफॉर्म भी अलग है, इनका वोटर्स बैंक भी अलग है, और उसके अंदर कोई हम आहंगी नहीं है। इससे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेन कंसंट्रेशन ऑफ द वोट बैंक इज सिंध, और पीएमएलएन की जो है वो पंजाब है। और अगर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट बेस में देखा जाए तो उसके अंदर एक कांस्टेंट स्टैंस रहता है विच इज एंटी पंजाब। इजाज साहब, मुझे ये बता दें कि क्या अपोजिशन मौजूदा हालात के अंदर गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करने में कोई कामयाब हो सकती है? डू यू थिंक इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? जी, मैं ये कह रहा था कि ये 3 साल में हुकूमत को चाहिए था कि कोई इस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज लाते हैं। इन्होंने बहुत बात किया, जो सपोर्ट प्रोग्राम है वो शुरू किए, अपना खाने के लिए जो है दस्तरखान वगैरह बनाए इन्होंने, लेकिन आरामगाहें बनाई। लेकिन बात यह है कि जब तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता अवाम के अंदर, इस वक्त आप देख लें कि महंगाई इस कदर ज्यादा है कि उसको किसी मतलब के तमाम हदें जो है वो अबूर कर चुकी है। अब जहां तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है, उसको भी बड़े गौर से हम देख रहे हैं, और इसमें सबके अपने अपने मुफाद हैं। और जिस दिन ये एक पेज पे आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को बहुत टफ टाइम मिलेगा। लेकिन इनका एक पेज पे आना भी एक किस्म का नामुमकिन ही है। बिलावल भुट्टो का या बिलावल जरदारी साहब का मिलना मौलाना फजल रहमान से अपनी जगह, मौलाना फजल रहमान साहब के हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ
PMLN के साथ बहुत अच्छे और करीबी ताल्लुकात रहे हैं। मौलाना एक किस्म के न्यूट्रल अंपायर का भी जो है वो रोल प्ले करते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन है वो मेरा नहीं ख्याल के एक फील्ड के ऊपर एक टीम की हैसियत से खेल सकती है। ये पड़के लगा सकते हैं, लेकिन इजाज साहब क्या ये अपोजिशन वाकई में चाहती है कि खान साहब की हुकूमत को चलता किया जाए? डू यू थिंक दे आर रियली सीरियस अबाउट इट? क्योंकि लगता नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि ये टाइम से पहले निकल जाए यहां से। देखिए, इस वक्त उनके इंटरेस्ट में नहीं है। पहली बात तो ये कि PMLN जो है वो एक पेज पे नहीं है एज ए पार्टी, और वो जो है वो शहबाज शरीफ साहब को 2 मरतबा 3 मरतबा तो मुझे मालूम है कि उनका सामने आने का जब भी वक्त आया या उनको कहा गया या एस्टेब्लिशमेंट के करीब आए तो फिर उनके नीचे से जो कालीन है वो खींच लिया गया। तो इस वक्त भी कोई वाज़ेह जो है वो एक पॉलिसी नहीं है PMLN की, और फिर PMLN को और पीपल्स पार्टी को एक पेज पे लाना मैं समझता हूँ कि वो भी नामुमकिन सा है। मुश्किल है। और दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब के अंदर अभी जो रास्ते हैं शायद वो इतने ज्यादा आसान नहीं है, मतलब इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो पंजाब के अंदर किस हद तक परफॉर्म कर सकती है। अगर आज लेट अस से अनाउंस कर दें आप इलेक्शन को। मैं यहाँ पे एक इजाजत दे दीजिएगा, एक शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन यहाँ पे ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सहर कामरान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि जो जिन बिलों को लाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, 2 बड़ी चीज़ें, एक तो EVM है, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, और नैब के इस्लाहाती बिल जो है, इत्तेहादी जो है दे आर नॉट हैप्पी विद इट। और सुनने में ये आ रहा है कि अपनी पार्टी के अंदर भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, उसी वजह से ये कोर कमेटी का इजलास, ये सारा कुछ एक्टिविटी जो है वो की जा रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? कैन द गवर्नमेंट get these bills passed from the parliament? अभी existing जो सूरत हाल है इसमें? देखिए वहीद, अगर गवर्नमेंट की नीयत दुरुस्त होती और नीयत कानून साजी होती तो फिर आपको जो है वो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला के बुलडोज करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आप जो है वो एक प्रॉपर जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करते, कमेटीज में जाता, अमेंडमेंट्स आती, लेजिस्लेशन होती वो। मगर मसला ये है कि यहाँ पर नियत का जो है वो नहीं, EVM अगर आ जाता है तो मैडम आप लोगों को भी तो फायदा होगा ना, मतलब ट्रांसपेरेंसी, यही तो आप लोग भी चाह रहे थे, इजंट इट? देखिए बात ये कि ये कहाँ पे गारंटी है कि EVM आ गया तो बंदे गायब हो सकते हैं, EVM गायब नहीं हो सकता। RTS बैठ सकता है, EVM नहीं बैठ सकता। देखिए बात ये है कि जहाँ पे अभी डस्का इलेक्शन की जो रिपोर्ट आई है सामने, अगर जिनको उस पर शर्मिंदगी नहीं होती, जिनको अली अमीन गंडापुर के रुपए नोट बांटने पे शर्मिंदगी नहीं होती, जो इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन बात करता है, लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर CM का नाम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, किसी वजीर का नाम नहीं है, सवाए वो फिरदौस आशिक अवान साहबा कि शी वाज प्रेजेंट इन वन ऑफ द मीटिंग्स इन AC's ऑफिस, बिकॉज आई हैव रेड द एंटायर रिपोर्ट। उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज मुझे तो नहीं दिखाई दी, एक्सेप्ट वही जो वहां पे लोग तैनात थे। जी, बात ये है कि वहीद, हम अगर इस पे हमने बहस करनी है तो फिर मैं कहूंगी कि अली अमीन गंडापुर की जो नोट बांटने वाली जो फुटेजेस आई थी, जब इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था, उसके बाद वजीर आजम साहब उनको किस कैपेसिटी में लेके स्टेज पर गए। ठीक है, मसला ये है कि जहाँ पे मॉरल वैल्यूज ना हो, जहाँ पे जो है धुंध छा जाए, जहाँ RTS सिस्टम बैठ जाए, जहाँ बदनियती हो, तो अब इस वक्त में जो तहफुजात हैं वो विद इन द पार्टी भी हैं, वो विद इन द पार्टी भी हैं, वो इत्तेहादियों को भी हैं। मसला ये है कि अगर आपकी कोई भी, अगर आपकी नीयत दुरुस्त होती, आपकी सोच दुरुस्त होती। इमरान खान अहमद नियाजी साहब तो अपने लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, तो वही कोर कमेटी, उससे ज्यादा वो किसी से ना मुशावरत पसंद करते हैं, ना इत्तेहादियों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। और सबको मालूम है कि वोट जो है PTI ने लेके नहीं देने, वोट हर एक ने अपने अपने हल्के से लेने हैं और कारकर्दगी की बुनियाद पे लेने हैं, तो लोग उस पे खाइफ हैं। दूसरी बात ये कि देखें, यहाँ पर चेयरमैन नैब का वीडियो स्कैंडल आ जाता है, यहाँ पे जजेस के ऊपर रेफरेंस आ जाते हैं। ये जो हालात है ना, मतलब इन हालात के अंदर आप हुकूमत का जो पैटर्न है
हुकूमत का वो आपको सामने नजर आ रहा है। और मैं थोड़ा सा जो है ना शमीम नकवी साहब को कहूंगी, शमीम नकवी साहब, मैं इस वक्त जो है ना, अगर पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा, अगर मैं आपको सिंध की अचीवमेंट बताऊंगी, लेकिन मैं कहूंगी कि लोग डेंगू से मर रहे हैं केपी में और लाहौर में और पंजाब में। दवाइयों का तो आप इशू है। जरा, हाँ, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, बुखार की दवाइयाँ गायब हो गई, कियानी साहब दवाइयों पे पैसे बना के चले गए, फिर जफर मिर्जा साहब चले गए, अब तीसरे साहब है। तो कोई थोड़ा सा लोगों पे रहम करे, वहां पर जो है जो अस्पताल है। चलें ठीक हो गया, टाइम का जरा इशू है, ठीक है, लेट अस फोकस ऑन शमीम नकवी साहब, हाउ यू आर गोइंग टू कन्विंस द योर ओन एलाइज, अपने इत्तेहादियों को कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल से ऑल एलाइज आर ऑन बोर्ड। जहां तक ताल्लुक है नैब के ऑर्डिनेंस का, उसमें एक एलाई को मसला है, दूसरे को नहीं है, और उसकी वजूहात भी सबको बड़े वाज़े तौर पे पता है। इससे कि जो जहां लोग अपने किसको है और किसको नहीं है, जरा काइंडली लोगों के इत्तला उसके लिए। इससे ज्यादा आपके प्रोग्राम पे नहीं बात करूंगा। दे बाय एलाइज, समझदारों के जो लोग समझदार हैं उनके लिए इशारा काफी होता है। कई दफा इशारे और कदाई में बात करने में कोई बुराई नहीं होती। ठीक, मैंने आपको जितनी बात कही है उतनी बात के से सबको समझ में आ गई ये बात, मुझे दाम लेने की जरूरत नहीं है। जहां वेस्टेड इंटरेस्ट होता है तो मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी और नवाज शरीफ एक साथ हो जाते जो एक दूसरे की लाशें घसीटने वाले थे सड़कों पे। ये कहलाता है वेस्टेड इंटरेस्ट, ये कहलाता है चोरों का एक साथ बैठना। और ये जो है हमने देखा है कि हमने चैलेंज किया है एक स्टेटस को जिसके अंदर करप्शन के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं उसकी वजह से माशरे में जो करप्ट है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो सियासतदान हो, ये चारों ने गठ जोड़ के इस वक्त जो है पीटीआई का मुकाबला कर रहे हैं और हम ये मुकाबला करते रहे हैं। इससे कि हमारे मुल्क का मफाद इस चीज में है कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए। करप्शन का खात्मा सिर्फ दो तरीके से हो सकता है, एक है आवाम में शऊर बढ़ा जाए जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि जो बड़े लोग हैं जो इस करप्शन में मुलविस है उनको ऐसी सजाएं मिले कि लोगों में खौफ आ जाए। हम इसमें कामयाब नहीं हो सक रहे दूसरे वाले मकसद में, इसलिए कि वहां लाहौर का पंजाब का हाई कोर्ट जिस तरीके के जजमेंट देता आया है कि श्योरिटी बॉन्ड नहीं लेने दी, वो सबके सामने है। और आज वही नवाज शरीफ साहब जिनके प्लेटलेट जो थे वो इतने कम हो गए थे कि जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है, वो मजे कर रहे हैं और ना वो आते ना रिपोर्टें देते, और उनके भाई साहब जो है वो जवाब देना नहीं पसंद करते। शहबाज शरीफ साहब एफआईए के सवालात या नैब के और दंदनाते फिर रहे। इसी तरीके से जरदारी साहब जिन्हें पीएचडी किया हुआ है। ठीक है नकवी साहब, आप देखें, आप जो बातें बिल्कुल आप जो बातें कर रहे हैं, देखिए काफी परवेज इलाही साहब के बारे में मोहतरम वजीर आजम क्या कहते थे, शेख रशीद के बारे में मोहतरम वजीर आजम क्या कहते थे, और बड़े नाम है, मैं नहीं गिनवाना चाह रहा। दूसरी बात यह है कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ये सारी आपकी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने तैयार की थी, ये तो किसी और ने, पीएमएलएन ने तो नहीं तैयार की थी। अगर उनके प्लेटलिस्ट ठीक थे तो दे शुड हैव गिवन अ करेक्ट इंफॉर्मेशन। अभी जो सिटिंग आपके एडवाइजर हैं सेंटर के अंदर, डॉक्टर फैसल जो हैं, ही आल्सो काउंटर चेक विद इट एट दैट टाइम। बात शुरू की है तो मुझे इसका जवाब देने का हक भी होना चाहिए, मुझे उसका हक भी। पहली चीज कि प्लेटलेट्स के साथ साथ उनसे श्योरिटी भी मांगी गई थी। पार्ट 1 एक्सेप्ट कर लेते, पार्ट 2 नहीं एक्सेप्ट करते। दिस इज नॉट फेयर। इससे कि एक तरीके ये प्रेशर था कि अगर नवाज शरीफ साहब का इंतकाल हो जाए और उस वजह से हो कि उनको इलाज नहीं मिला तो एक मुल्क के लिए होगा कि जी बड़ी जालिम किस्म की हुकूमत थी, एक आदमी की जान बच सकती थी, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर था। तो बस आपने मान लिया ना कि ऑन द मेडिकल ग्राउंड्स योर गवर्नमेंट डिड नॉट अपोज टू द कोर्ट। श्योरिटी देने में क्या मसला था जी, श्योरिटी देने में क्या मसला था? वो श्योरिटी तो जिन्होंने दी है वो तो आपकी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। एक दिन के अंदर बेल देने की कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको एक कोई पंजाब, so you are raising questions on the decision of the court। in fact ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। इजाज साहब मुझे ये काइंडली ये बता दीजिएगा कि ये जो ईवीएम का मामला है, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं, क्या ओवरसीज पाकिस्तानी को हक नहीं होना चाहिए कि वो वोट दें अपना, और अपना
कोई है हक का इस्तेमाल करें, या तरीक़ाकार जो है वो मुश्किल है? इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है ना, और माजी के अंदर भी, वहीद भाई आपको मालूम होगा कि ये ओवरसीज पाकिस्तानीज की मेहरबानी है कि हमारी इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज है, और इनकी रेमिटेंसेस की वजह से हुकूमतें, खासतौर पर ये हुकूमत और माजी की हुकूमतें भी फाइनेंशियली जो है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह सही करती रही, और इतना पैसा ये भेजते रहे, 12, 14, 16 बिलियन डॉलर्स हर साल के, और अब तकरीबन 24 बिलियन जो है वो बाहर से आ रहा है सालाना। तो अब ओवरसीज पाकिस्तानीज को हमने क्या फैसिलिटेट किया? मैं भी लंदन से होकर वापस पहुंच गया हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो वहां जहां भी मैं गया हूँ ओवरसीज पाकिस्तानीज ने एक ही बात की है कि जी हमें लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा, हमारे ख्याल नहीं रखा जाता, हम पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो नहीं, लेकिन अगर वो वोट दे देंगे तो उसमें उनका क्या ख्याल रखा जाएगा? जी भाई, मेरा ये पर्सनली ख्याल है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का पूरा हक होना चाहिए, ठीक, उनको इलेक्शन लड़ने का भी पूरा हक होना चाहिए। और साथ साथ जो आपने बात की है ईवीएम्स की, जिन पार्टियों को ये पसंद नहीं है उनको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लिए, मुझे याद है कि पिछले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो मीटिंग हुई उसमें जो डेलीगेशन गया फिलीपींस, उसमें मौजूदा सदर मुमलिकत मौजूद थे जो देख कर आए, और उन्होंने बड़ी तारीफ की वहां की। तो हमने कहा ये बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है, तो उन मुल्कों से क्यों ना बात की जाए जहां पर ये इस्तेमाल की जा रही है, कि अगर उस सीजन में ना हो तो हम इनसे। लेकिन अपोजिशन इजाज साहब कहती है कि ये आने वाले जब भी इंतखाबात, नेचुरली अगर हम शेड्यूल को देखें तो 23 में इंतखाबात होंगे, मालूम नहीं कि इस मुल्क में कब इंतखाबात हो जाते हैं। उसमें कहा यह जाता है कि ये मशीनें जो हैं इनको दोबारा से इलेक्शन को चोरी करने के लिए पीटीआई लाना चाह रही है। दिस इज व्हाट द ऑपोजिशन इज सेइंग। बैठी हुई है मोहतरमा सहर साहिबा जी। पहले मौजूदा हुकूमत जो थी उस वक्त की पीएमएलएन की हुकूमत थी, 2/3 अक्सरियत के साथ थी, जो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर रही थी और ईवीएम्स के बारे में बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में। तो ये कहकर रुकावट आ रही थी कि इस पे खर्चा बहुत ज्यादा है, कि 75 अरब रुपए का खर्चा था इसके ऊपर, तो इसलिए उस वक्त रोक दिया गया। अब बात यह है कि पुरानी जमातें जो हैं, इनके वोटर्स को और इनके हलकों में इनको पता है कि कितने इनको वो वोट पड़ने हैं जो लोग इस दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि अब वहां पर आईडी कार्ड भी बने होते हैं, वहां पर उन लोगों के वोट भी रजिस्टर्ड होते हैं, उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है कि हमारा सिस्टम जो है बहुत खराब है। मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि ऐसा साफ और शफाफ सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए मौजूदा हुकूमत की एक ही मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से ये सारा बुरहान आ रहा है, कि इन्होंने कौमी पॉलिसीज बनाने के लिए ऑपोजिशन को साथ बिठाने की कोशिश ही नहीं की। जहां पर सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना हो वहां पे वजीर आजम मौजूद नहीं होते। अब मैं समझता हूँ कि खान साहब को चाहिए और पीटीआई को चाहिए कि वो हुकूमत है, कौमी पॉलिसीज जब बने, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान हो, चाहे वो टेररिज्म की बात हो, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत करना हो, चाहे वो टीएलपी का इशू हो, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चले वहां तक भी ले जाते हैं। इनको चाहिए कि कम से कम कौमी असम्बली की सतह पर अगर बाहर की जमातों को नहीं लेना तो कौमी असम्बली की सतह तक तमाम जमातों को साथ बिठाएं। मुझे ये समझ नहीं आती कि इनको शर्मिंदगी किस बात की है, ये शर्म किस बात की आती है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है इजाज साहब। मैं एक और क्विकली शॉर्ट ब्रेक ले लूं। नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, वापस आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सर साहब मुझे क्विकली काइंडली बता दीजिएगा, आई हैव गॉट जस्ट 4 मिनट्स, कि आप अपोजिशन जो है, इज इट रेडी टू सिट विद द गवर्नमेंट? देखिए, अपोजिशन की अगर आप किरदार की बात करें ना, तो जब हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे तब भी हम जाके पार्लियामेंट में बैठे हैं। इस हुकूमत को सबसे ज्यादा खतरा अपने आप से है, और इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब का अपना गैर जमहूरी रवैया है।
और जब इकोनॉमी की बात आई तो हमने बोला कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी लेकर आए। जब कश्मीर की बात आई तो हमने कहा कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन जो है तलब किया जाए। कौमी सलामती के अहम मामलात पर इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते, और मैं समझती हूँ कि जिन मफरूजों के ऊपर ये लेके चल रहे हैं, जिस नैरेटिव को लेके चल रहे हैं, अब अवाम उसको बाय करने के लिए तैयार नहीं है। आपको संजीदगी दिखानी होगी। मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन से ज्यादा ये हुकूमत अपने बोझ से गिर रही है। और जब आप ये बात करते हैं कि ईवीएम की, ओवरसीज पाकिस्तानी मैं रह चुकी हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि इलेक्शन कैसे बुलडोज होते हैं। एटलीस्ट मैंने 2 रेफरेंडम देखे हैं जहां पे वो एम्बेसी के जरिए कंट्रोल किया जाता है पूरे सिस्टम को, और एक जो कम्युनिटी होती है आपकी, उसके ऊपर जो है एक दबाव होता है और किस तरीके से वो वोटिंग होती है। और डेफिनेटली ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट डालना है, अगर वोट डालें तो एक तो वोट डाक के जरिए भी डालते हैं, वोट जो है वो आके भी डाल सकते हैं जिनको वोट डालने का बहुत शौक है। और अगर वोट डालना है तो उसका एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर पे आपको ठीक हो गया। नहीं ठीक, बिल्कुल वही मैं आपको एक बिल्कुल एक बताऊं कि सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करूं तो आपकी एक कॉन्सुलेट और एम्बेसी जहां पर है, वहां पे बाकी तमाम एरियाज को वो कवर नहीं कर सकती, ईस्टर्न प्रोविंस को, वेस्टर्न प्रोविंस को। सिर्फ आपको जो है ना, सिर्फ जद्दा और रियाद में लेके आप नहीं चला सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है, सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। शमीम नकवी साहब, शमीम नकवी साहब जी। देखिए, ये ऐसी वाली बात है कि ये चाहती है कि पूरा चीज बना के तैयार करके रख दी जाए। पहले आप प्रिंसिपल पे तो एग्री कीजिए कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को ट्रांसपेरेंट तरीके से वोट देने का हक होना चाहिए, इलेक्शन लड़ने का हक। जो उसके बाद जो कहते हैं ना रूल्स ऑफ बिजनेस बनते हैं, वो बनेंगे। जब तक वो इलेक्शन का वो काम है इलेक्शन कमीशन का। हमारा काम है लेजिस्लेटर्स ये है कि हम ये राइट देना चाहते हैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को, तो दे आए साथ। और ये कहते हैं मौका नहीं दिया, क्या जॉइंट सेशन नहीं हुआ था पार्लियामेंट का कश्मीर के ऊपर? क्या रवैया रखा था, सबने देखा नहीं वो मजाक? क्या सदर साहब की तकरीर इन्होंने आराम से सुनी थी जब कश्मीर के क्राइसिस के पीक के ऊपर वो तकरीर करने गए थे? क्या वो भी इन्होंने तमीज से सुनने की कोशिश की? देखिए, ये कहते कुछ है करते कुछ है। हर वक्त और हर जमाने से मैं बोला नहीं था लेवल पे आ गए, वही लुगत आ गई है उनकी जो बाकी मेंबर्स बोला नहीं था। जी नकवी साहब, जी नकवी साहब जी। बात ये कि इन लोगों का हर वक्त देख लीजिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अभी सेनेट के इलेक्शन की बात कर लेते। सेनेट के इलेक्शन में सिर्फ एक लक्ष्य था, चेंज। सीक्रेट बैलेट के बजाय ओपन बैलेट, वन चेंज। एक टाइम कम है, डिस्कस नहीं हुआ। आज सेनेट का इलेक्शन खत्म हो गया, अब कर लो डिस्कस। अब ले आओ अगले इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी। नहीं लाएंगे, करेंगे ही नहीं। इससे कि नियत नहीं है, बिल टू डू नहीं है। अपने इनका इतने इतने साल इन्हीं गुजार दिए। हर दफा ये शोर मचाते थे, क्यों नहीं लाए नैब के ऑर्डिनेंस में चेंजेस, क्यों नहीं लाए इलेक्टोरल रिफॉर्म, क्यों नहीं सेनेट के इलेक्शन में? क्या पैसे पहली दफा चले? बागी में नहीं चल रहे थे? क्या सबको पता नहीं है कि पाकिस्तान में सेनेट का इलेक्शन किस तरह होता था? कि बलोचिस्तान के 6 वोट के ऊपर एक सेनेटर बनता था और वो लोगों को क्या क्या मिलता था। ये ऐसे, और जो जरदारी से कमाल दिखाते हैं पार्टियां बनाने में और लोगों को तोड़ने में, कि 3 सीटों के ऊपर जो है वो पूरी सेनेट की सीट केपी से निकाल जाते हैं। वो किस तरह होता है? क्या उन लोगों ने पीपीपी ज्वाइन की? नहीं की। पैसे की चमक के बाहर इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है जरदारी, और जब तक इसका खात्मा नहीं किया जाएगा इस मुल्क में तरक्की। मेरे ख्याल में आप अब इखलाक से ना नीचे गिर चुके हैं। चलें इजाज साहब, अब मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। इजाज साहब मुझे काइंडली ये बता दें कि इज देयर एनी डेंजर टू द जी जिसकी बीवी नकवी थी उसके बारे में। नकवी साहब जी, इजाज साहब काइंडली मुझे बता दें कि इज देयर एनी डेंजर टू इमरान खान साहब गवर्नमेंट मार्च तक, या इस तरह कोई देखते हैं कि कोई चेंज होने वाली है? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में तो जो बाहर मैं आपको हालात बता रहा हूँ, अवाम के अंदर तो मौजूदा हुकूमत, मेरा ख्याल है कि जितना इनका ग्राफ गिर गया है उसको अगर ना संभाला गया तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पर लग रहा है कि कोई मतलब कलेक्टिव विजडम नहीं नजर आ रही। तो जब ये बातें शुरू हो गई और ऑपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो गई, जो कि जरा मुश्किल नजर आ रहा है, और इन्होंने वाकई में मूव किया, तो फिर जैसे आपने देखा कि मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहादी जमातें भी साथ नहीं है, तो फिर कोई इन हाउस चेंज या कोई इलेक्शंस की कॉल या कोई ना कोई तो मामलात इस किस्म के
हो सकता है कि खान साहब ने माजी में भी 2 मरतबा पार्लियामेंट को तोड़ने की धमकी दी है, हो सकता है वो खुद ही समझें कि अब इलेक्शंस में जाना चाहिए और खुद ही पार्लियामेंट को भी तोड़ सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है बिटवीन नाउ एंड मार्च जो आपने बात की। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब आपका, सहर कामरान साहबा, शमीम नकवी साहब, तीनों मानों को शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।